ये कहानी है एक ऐसे जुर्म की जिसमें शिकार कौन था? आम लोग, हम जैसे लोग, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई बैंक में रखी थी। ये कहानी है कि कैसे एक बैंकर के लालच ने देश के हजारों पेंशनर्स की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी को एक झटके में खत्म कर दिया। पूरी कहानी ना बस इस एक स्लाइड में सिमट जाती है। एक तरफ देखिए, 685 करोड़ रुपए का आलीशान बंगला घोटाले के पैसे से खरीदा हुआ, और दूसरी तरफ सिर्फ 50,000 रुपए। ये वो लिमिट थी जो बैंक डूबने पर आम जमा करने वालों पर लगा दी गई थी। इससे ज्यादा साफ तस्वीर और क्या हो सकती है? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस दिन से जब भारत के बैंकिंग सिस्टम में जैसे भूचाल आ गया। तारीख थी 5 मार्च 2020। वो दिन जब सब कुछ अचानक रुक गया। जरा सोच कर देखिए, आप अपने ही पैसे निकालने एटीएम जाते हैं और वहां आपको मिलती है पुलिस। चारों तरफ डरे हुए, घबराए हुए लोगों की भीड़। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। आरबीआई ने एक मॉरेटोरियम लगा दिया था और बस एक ही रात में प्राइवेट बैंकिंग पर से पूरे देश का भरोसा चकनाचूर हो गया। यही वो एहसास था जो उस वक्त हर किसी के दिल में था। आपका पैसा जेल में है। ये एक लाइन उस वक्त की बेबसी को पूरी तरह से बयां करती है। लोगों को सच में ऐसा लग रहा था मानो उनकी अपनी मेहनत की कमाई किसी जेल में बंद कर दी गई हो। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? इस पूरी कहानी का जो विलन है वो है राणा कपूर, और एक ऐसी घटना जिसने उसे इतनी ताकत दे दी कि वो बेकाबू हो गया। अब देखिए, 2004 में बैंक शुरू किया था अशोक कपूर और राणा कपूर ने मिलकर। अशोक कपूर वो बहुत संभलकर चलने वालों में से थे, कंजर्वेटिव। लेकिन 2008 के 26/11 मुंबई हमलों में उनकी मौत हो गई, और इसके साथ ही बैंक पर से जो एक कंट्रोल था, जो एक ब्रेक था, वो हट गया। सारी कमान अब राणा कपूर के हाथ में थी। और राणा कपूर के राज में येस बैंक को एक नया नाम मिला, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब ये कि जब भारत के सबसे बड़े, सबसे कर्ज में डूबे और सबसे रिस्की उद्योगपतियों को कोई भी बैंक लोन नहीं देता था, तो वो सब किसके पास जाते थे? राणा कपूर के पास। ये एक बहुत ही खतरनाक बिजनेस मॉडल था। तो ये पूरा घोटाला, ये पूरी डकैती काम कैसे करती थी? तरीका बहुत ही सिंपल था, और शायद इसीलिए ये इतना खतरनाक भी था। इससे समझने के लिए डीएचएफएल वाला मामला सबसे बेस्ट है। देखिए, येस बैंक ने डीएचएफएल के बहुत ही रिस्की बॉन्ड्स में 3,700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। अब आप कहेंगे ठीक है, इसमें क्या गलत है? यहीं पर खेल शुरू होता है। लगभग उसी वक्त डीएचएफएल ने 600 करोड़ रुपए का लोन एक शेल कंपनी, एक खोखली कंपनी को दे दिया। और जानते हैं ये कंपनी किसकी थी? राणा कपूर की बेटियों की। अब आपको पैटर्न समझ आया? मतलब रिस्क लेगा बैंक और कैश सीधा जाएगा परिवार की जेब में। तो ये पैसा गया कहाँ? 78 शेल कंपनियों के एक मकड़ जाल के जरिए इस पैसे को दुनिया भर की प्रॉपर्टीज में लगाया गया। दिल्ली में 685 करोड़ का बंगला, लंदन में 127 करोड़ का फ्लैट। जांच करने वालों ने कुल 2,203 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। और ये सारा पैसा किसका था? आम लोगों का। अब आते हैं इस घोटाले के सबसे दर्दनाक हिस्से पर। ये उन लोगों के साथ हुए धोखे की कहानी है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की बचत बैंक पर भरोसा करके लगा दी थी। सितंबर 2018 बैंक पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, और तभी राणा कपूर ने ये फेमस ट्वीट किया। वादा किया कि वो अपने शेयर कभी नहीं बेचेंगे, ये हीरो की तरह हमेशा के लिए हैं। और उस वादे का क्या हुआ? खैर, ये स्लाइड सब कुछ कह देती है। जैसे ही उसके परिवार ने अपने शेयर बेचे, स्टॉक की कीमत 95% गिर गई। सीधी कड़वी सच्चाई यही है। राणा कपूर और उसके परिवार ने अपने शेयर बेचकर निकल गए, और वो आम निवेशक जिन्होंने उस पर यकीन किया था, उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। पर धोखा इससे भी कहीं ज्यादा गहरा था। बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर्स ने पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स को 81 बॉन्ड्स बेचे, और उन्हें क्या बताया कि ये सुपर एफडी है। कहा गया कि ये सरकारी सुरक्षा जितनी सेफ है। लेकिन असलियत में ये बॉन्ड्स बैंक के लिए एक सेफ्टी नेट थे, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं। इन्हें बनाया ही इसलिए गया था कि अगर बैंक डूबे तो इनकी कीमत 0 हो जाए, ताकि बैंक बच सके। और जब बैंक डूबा तो बिल्कुल यही हुआ। आरबीआई ने इन 8,415 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स की वैल्यू को 0 कर दिया। एक झटके में हजारों पेंशनर्स की जिंदगी भर की कमाई राख बन गई। तो इस सब के बाद क्या हुआ? अंजाम ये हुआ कि बैंक को तो बचा लिया गया, लेकिन जिन लोगों ने उस पर भरोसा किया था,
उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। सरकार को बीच में आना पड़ा। एसबीआई और दूसरे बैंकों को मजबूर किया गया कि वो 10,000 करोड़ रुपए बैंक में डालें, एक तरह से टैक्स पेयर्स का पैसा, ताकि पूरा बैंकिंग सिस्टम ही न ढह जाए। बाद में बैंक की 48,000 करोड़ की पूरी बैड लोन बुक को बेच दिया गया। और उन शेयर होल्डर्स का क्या हुआ जिन्होंने राणा कपूर के हीरे हमेशा के लिए होते हैं वाले वादे पर यकीन किया था? ये चार्ट देखिए, अगस्त 2018 में जो शेयर 404 रुपए का था, आज वो लगभग 22 रुपए पर है। पूरी वेल्थ का सफाया। आज येस बैंक जिंदा तो है, लेकिन एक ज़ॉम्बी बैंक की तरह। ये प्रॉफिट तो कमा रहा है, लेकिन ये अपने पुराने दिनों की एक परछाई मात्र है। एक ऐसी याद जो बताती है कि इसने पीछे कितनी तबाही छोड़ी है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक ही बचता है। इस पूरी कवायद में बैंक को तो बचा लिया गया, लेकिन क्या बैंकिंग सिस्टम पर आम आदमी का भरोसा बच पाया? ये वो सवाल है जो इस घोटाले की सबसे बड़ी और स्थायी विरासत है।